Jai Hind, my friends. So today we are assembled here to know something about the major crisis which India is facing, that is unemployment. और बेसिकली अगर मैं इस वर्ड को कुछ और बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा इसे जॉबलेस ग्रोथ। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है इन दो चीज़ों में। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स जो हैं ग्रोथ अनएकम्पनीड विद योर अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ग्रोथ भी हो रही है इंडिया की और उसके साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। सो हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ग्रोथ हो रही है, ये पैराडॉक्स है एक तरह से, मतलब ये दोनों चीज़ साथ में कैसे हो सकती हैं, ये थोड़ा हम देखेंगे इसके बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करा दूं मैं कैसे कैसे आगे बढ़ूंगा। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे अपनी ग्रोथ का, हम कि कैसे हम आए। मेन पोस्ट इंडिपेंडेंस से मैं शुरुआत करूँगा। उसके बाद थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट पे देखेंगे क्या है ये, क्या चीज़ है इसके साथ। एंड देन इसका क्लासिफिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरह के होते हैं, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या इसके इश्यूज हैं और क्या क्या इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है और क्या कर सकते हैं, एंड हाउ टू डील विद द सेम। तो उसमें थोड़े सजेशंस होंगे कि इस क्राइसिस के साथ कैसे हमें ओवरकम किया जा सकता है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पर होता है सेक्टर्स में। इंडस्ट्री का नहीं, सेक्टर्स का। ये होता है प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। सो बेसिकली एज वी ऑल नो, सो जो मैंने अभी ये बात बताया आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो इसमें देखिए एक चीज़ है, प्राइमरी में आपके सारे रॉ मटेरियल का पार्ट आता है जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होता है और टर्शरी में बेसिकली आपके आते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह होते हैं। तो जो इंडिया के साथ एक ग्रोथ में एक यूनिक फीचर रहा है कि अगर कोई हम डेवलप्ड नेशन की बात करें ना, जैसे यूएस या चाइना हो गए, तो डेवलपमेंट का एक बेसिक रूल होता है कि आप स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से, देन यू मूव टू सेकेंडरी सेक्टर विद टाइम, एंड लेटर ऑन यू शिफ्ट टुवर्ड्स टर्शियरी सेक्टर। बट इंडिया ने पता है क्या करा है? इंडिया ने डायरेक्ट जंप मारा है प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव में इंडिया ने कुछ ज़्यादा खास करा नहीं है। ये मेजर ड्रॉबैक रहा है अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट का, जिसके नुकसान हम अभी तक भी देख रहे हैं। तो अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा देखें तो जैसा कि हमें पता है 1947 में अपन को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ क्या था सेक्टर वाइज। देखिए जो 1947 में जब हमें वो मिली इंडिपेंडेंस, तो अराउंड 73% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, 10% लोग थे अराउंड सेकेंडरी में और 17% थे तुम्हारे टर्शरी सेक्टर में। फिर 2000 पे हम आए। 2000 पे क्यों बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि 91 में आपका एक मेजर रिफॉर्म्स आए थे जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, उनकी वजह से ये सब चेंजेस आए थे। तो 2000 में क्या वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 57, 17 इसमें आ गए थे और अराउंड योर 26% इसमें आ गए थे तुम्हारे टर्शरी सेक्टर में। और अब हम रिसेंट ईयर्स में बात कर लें तो 43 अराउंड, यहाँ लगभग आई थिंक 25 है और यहाँ भी लगभग 30 के अराउंड है, 30-31 कुछ इतना है। तो आप हम देख रहे हैं ना कि इन मैन्युफैक्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन कर रहे हैं कि पहले सबसे ज़्यादा थे, ज़्यादा लोग इसमें थे तुम्हारे प्राइमरी सेक्टर में, फिर डिक्लाइन करा वर्कफोर्स यहाँ पर, अब लगभग 43% है। इसका मेजर रीज़न क्या था? अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा था कि जो लोग मैनुअली हार्वेस्ट कर रहे हैं एक लैंड को, उस पर अगर तुम्हें 30 लोगों की जरूरत पड़ रही थी तो वहाँ ट्रैक्टर आ गया, तो उसने उनकी मेहनत कम कर दी। सो अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिक टर्म्स में, तो लेबर इंटेंसिव से हम शिफ्ट हो गए कैपिटल इंटेंसिव पर, यानी कि लेबर हमने छोड़ दिया और कैपिटल हम यूज करने लगे ज़्यादा। तो उसकी वजह से यहाँ लेबर तुम्हारा वर्कफोर्स डिक्लाइन करने लगा और आप यहाँ देख रहे हैं ना सर्विस सेक्टर में इंक्रीज करने लगे हैं। इसके लिए मेजर रोल प्ले हुआ है इस 1991 रिफॉर्म्स का। इसका हम अभी अलग से थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर।
और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ, यहाँ इतना कम क्यों है? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे हर रेस्पेक्ट में। तो ऐसा था कि इंडिया पे बहुत सारा रॉ मटेरियल था अच्छे से, और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया की जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक। बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, they acted like a sponge which drained all the wealth from the Gangas and drained it to the banks of Thames, which is the river in London। तो यहाँ से इंडिया से सारी आपकी वेल्थ वहां ले जाने लगे, और इससे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ हर तरह से। तो उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीक पर था। बट इंडिया इसमें कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था और उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। सो कुछ नहीं चल रहा था, मतलब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी थी, जिसका नुकसान हमें अभी तक उठाना पड़ता है। तो ये थोड़ा आपको मैंने आइडिया दिया भी कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस लो वर्कफोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा के 1991 के ऊपर, जो रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा था। देखिए ऐसा था, थोड़ा मैं आपको इसका आइडिया दे दूं। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे वो इतना ज़्यादा वरीड हो गए थे कि दे आर नॉट अलाउइंग एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स और एनी कंपनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। दे वर वरीड लाइक ये कंपनी भी जो बाहर से आ रही है वो फिर से कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा घपला ना कर दे और इंडिया पे कब्जा ना कर ले। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा कर दी थी, यानी कि अपनी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को आइसोलेट कर लिया था पूरे वर्ल्ड से। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इंडिया जो है एक ह्यूज डेब्ट क्राइसिस में चला गया था। और 90s की बात है कि इंडिया को कोई लैंड करना नहीं चाह रहा था, कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस दौरान इंडिया पहुंचा आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगने। उन्होंने इंडिया को एक मेजर अमाउंट ऑफ लोन दिया और उन्होंने इंडिया से बोला कि आप थोड़े रिफॉर्म्स लाइए, अपने इकोनॉमी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, जिसकी वजह से हमने नाम सुना एलपीजी रिफॉर्म्स का। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ा रिलैक्स होने लगी और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग यहाँ इन्वेस्ट करने लगे, जिसको इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फायदा हुआ। अब इसके बाद एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमी में, क्यूजनेट्स कर्व का। क्यूजनेट एक आपके वो थे नोबेल लॉरिएट, 35 ईयर्स बैक इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। इन्वर्टेड यू शेप कर्व होता है ये। यहाँ होता है इनकम पर कैपिटा और यहाँ होता है आपका इनइक्वालिटी। ये क्या बोलता है, मैं आपको बता देता हूँ इसको, कि स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट का स्टार्टिंग होता है ना, तो स्टार्टिंग ईयर्स में जो उसके फायदा होता है, तो रिच और पुअर के बीच में डिवाइड बढ़ने लग जाता है, तो एक इनइक्वालिटी क्रिएट होने लग जाती है एक सोसाइटी में। सो 1991 के रिफॉर्म से इंडिया में वो आने लग गया था आपका, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट थोड़ा स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसकी वजह से क्या होने लगा, दिस डिवाइड वाज स्टार्टिंग टू इंक्रीज, ये बढ़ने लग गया। तो इसकी वजह से अभी हम इस फेज में, और अभी एक लास्ट ईयर सर्वे आया जो जिसने डाटा दिया है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, इट इज होवरिंग अराउंड 6%, विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 45 ईयर्स। तो हम ऑलमोस्ट इस पीक पर पहुंचने वाले हैं, एंड वी होप कि ये कर्व अब डाउन जाएगा रादर देन गोइंग अप। ये हम होप करते हैं अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स हाइपोथेसिस। सो और अब हम बात करते हैं थोड़ा, अभी हमने थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लिया कि क्या क्या रीजंस थे ये के वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। अब हम थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। अभी हमने ग्रोथ पर थोड़ा देखा था। अनएम्प्लॉयमेंट की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सपोज एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, एंड ही वांट्स टू सीक अ जॉब बट ही इज नॉट गेटिंग द सेम एंड ही हैज सम स्किल्स रिगार्डिंग इट। सो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे कि वो बंदा जॉब चाह रहा है बंदा, लेकिन उसे मिल नहीं रही है कहीं जॉब, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक होता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, एक बंदा कहीं जॉब कर रहा है, बट जो उसे वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं या वो जो कंपनी है उसकी पूरी एम्प्लॉयबिलिटी का, उस एम्प्लॉयर्स की पूरे स्किल्स का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। वो कुछ ज्यादा बेटर कर सकता है बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर ओन। तो ये थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का आइडिया हो गया। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के थोड़े रीजंस देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है क्यों। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल के भी बेसिकली आपके तीन चीजें होती हैं, मैं आपको इसे बताता जाऊंगा और आई विल थोड़ा ध्यान दूंगा इस पर कि क्या क्या रीजन है इससे रिलेटेड।
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है आपका, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि एक जैसे कोई लैंडलेस फार्मर है, उस पे कोई जमीन ही नहीं है, ना तो उस पे कोई के वहाँ कल्टीवेट कर सके, ना उसका कोई अपना कोई छोटी सी दुकान वगैरह कुछ है। सो ही हैड नथिंग टू डू, तो उसको कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई छोटा मोटा काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है तो वो कर लेता है, नहीं मिलता तो वो नहीं करता, वो टोटली अनएम्प्लॉयड रहता है। इसे हम ओपन एम्प्लॉयमेंट या फिर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा इंडिया में इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है, इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब इरिगेशन का टाइम होता है या फिर फसल हार्वेस्ट होती है, तो फार्मर्स का अच्छा खासा उसका काम चल रहा होता है। बट जब वो फसल को उगा देता है, उसके लिए उसे वेट करना पड़ता है 2-3 महीने। एट दैट टाइम ही हैज नथिंग टू सर्वाइव, उसके पास कुछ नहीं होता है जहां से उसका इनकम का सोर्स के लिए। और इसका अलग अदर एग्जांपल है गन्ने के जूस वाले, जैसे हम देखते हैं गर्मियों में तो उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाता है, गर्मियों में सारे आ जाते हैं बाहर, पूरे गन्ने के ठेके खड़े रहते हैं। बट इन सर्दी हमें क्या दिखता है, सब घर बैठे होते हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। इसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और तीसरा जो मेजर रीजन है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में, वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, सपोज एक फार्म लैंड है, उस पे आपको जरूरत है सिर्फ 5 फार्मर्स का उस लैंड को ऑपरेट करने के लिए, बट वहां आपके 10 या मतलब मोर देन 5 वहां लगे पड़े हैं, यानी कि बाकी के 5 लोग जो हैं वहां डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उनकी जरूरत नहीं है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्शन बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लेस हो रही है वहां पर। तो ये रीजन है आपका मेन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, ये एक मेजर इशू है हमारे रूरल इकोनॉमी में। अब हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जिससे आप काफी लोग रिलेट भी कर पाएंगे थोड़ा। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल, जिसमें क्या होता है, आपको इंडस्ट्री में जैसे कोई लेबर्स काम करती है वहां पे। अब इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ज्यादा मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीन्स आ रही हैं, तो लेबर्स को निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। काफी कम लोग वहां पे अब ज्यादा उन्हें उनकी लेबर्स की जरूरत पड़ी है, एंड काफी ज्यादा लोगों की जॉब जा रही है। और एक दूसरा टाइप होता है इसमें एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे मेजर इशू है अपनी कंट्री का, कि बंदा एक एजुकेशन है, उसके पास प्रॉपर डिप्लोमा है, प्रॉपर डिग्री है, बट ही इज नॉट गेटिंग एनी जॉब। इसके बहुत ज्यादा रीजंस हैं। सबसे जो मेजर रीजन है इसका है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है ना, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा पुअर है। यानी कि आप कहीं से डिग्री ले लिए, लाइक काफी ज्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हम देखते हैं बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और आपको एक डेटा बता दूं मैं, इंडिया के जो 80% ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स है ना, उनमें से 80% अनएम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं पाता। और मैकेंजी ने, एक कंपनी है मैकेंजी, उसने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इंडिया में जो है ना, ओनली 30 to 35% इंजीनियर ऐसे होते हैं जो कहीं कंपनी में हायर करने के लायक होते हैं, वरना बाकी किसी पे स्किल होती ही नहीं है कि उन्हें हायर किया जाए, उनसे कुछ वर्क कराया जाए। क्योंकि जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, उनमें टेक्निकल एजुकेशन तो काफी दी जाती है, ठीक मतलब डिसेंट दी जाती है, मैं बोलूंगा, अच्छी तो नहीं बोलूंगा, बट जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है, वो चीज मिसिंग है। और जो एक्सपोजर होता है ना किसी इंडस्ट्री का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं आपको कंपनी हायर करने के लिए। जैसे मैं अपने कॉलेज का आपको थोड़ा एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने तो कभी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट मैंने अपने काफी दोस्तों को ऑब्जर्व किया था वाइल दे वर अप्लाइंग फॉर प्लेसमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो जो उनमें से काफी ज्यादा डिसेंट प्लेसमेंट जिन लोगों का हुआ ना, उनका जो ग्रेड्स होते हैं, आई आई डोंट से कि ये मैटर नहीं करते, काफी मैटर करते हैं ग्रेड, बट द मेन थिंग इज जो उनके पास स्किल है और साथ में जो वर्क एक्सपोजर है, यानी कि इंटर्नशिप या फिर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं प्रोफेशनल्स वगैरह के अंडर, इन चीजों ने बहुत ज्यादा उन्हें इम्पैक्ट डाला उनके प्लेसमेंट के लिए। तो ये दोनों चीज जो है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। और अपने नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डोमिनेट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, उनमें ये चीज मिसिंग है। वो अटेंडेंस कंपलसरी रख देंगे, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम्स लेंगे, सीपीआई क्राइटेरिया रख देंगे, बट दीज आर नॉट समथिंग विच मैटर्स, दीज आर द ओनली थिंग्स विच मैटर्स एट पीक। स्किल और वर्क एक्सपोजर अगर आपके पास होगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग अगर आपको दी जाएगी, तो कोई भी कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। और इसी में अर्बन एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट में एक और टाइप होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से होता है ये। लाइक आपने देखा होगा, अब ई रिक्शास बहुत ज्यादा आ गए हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ है,
जो रिक्शे वालों का बिजनेस है ना, जो पहले काफी ज्यादा चलता था, रिक्शा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, काफी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, अब वो लिटरली फेज आउट हो चुका है। मतलब काफी कम लोग हैं जो रिक्शा प्रेफर करते हैं, ज्यादातर लोग ई रिक्शा प्रेफर करते हैं काफी रीजंस की वजह से। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपकी जॉब्स जा रही हैं उन बंदों की, और ऐसे ही ये इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है हमें। लाइक ऑटोमेशन का जमाना चल रहा है, एज वी ऑल नो, सब चीज ऑटोमेटेड की जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मैनुअल लेबर्स है उसका काम खत्म हो रहा है। इन दी एंड जो स्किल है, सिर्फ आपको वो ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर या कोई सिस्टम, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट जॉब देयर एंड परफॉर्म देयर ओन। ये कुछ रीजंस थे आपके डिवीजन क्लासिफिकेशन के बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट के। अब इसके बाद मैं थोड़ा और बेसिक रीजंस बताना चाहूंगा जो रिस्पॉन्सिबल है आपके अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। एक जो है उसमें है आपका रेस्ट्रिक्शंस। एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कोई अगर कोई फार्मर से कनेक्टेड होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा आप में से, तो वो रिलेट कर पाएगा कि जैसे अगर कोई किसी पे फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, और उससे वो लीज आउट करना चाहता है या फिर उसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। जो इस पर काफी ज्यादा रेगुलेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के इस तरह करने के लिए, तो वो थोड़ा इस चीज से बचता है, और ये काफी स्ट्रिक्ट होता है, मतलब ये प्रोसीजर जो आसानी से हर किसी को नहीं मिल पाता, तो वो फार्मिंग में ही दब के रह जाता है और उसे ही करने लग जाता है। एक तो ये चीज हो गई आपका, और स्किल्स के ऊपर जो सबसे मेन फोकस है ये है, इसके ऊपर इंडिया काफी कुछ वर्क भी कर रही है। लाइक स्किल इंडिया मिशन है आपका, जो काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है इंडिया के, और एक पीएम युवा कौशल प्रोग्राम, ये सारी स्कीम्स रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। तो ये ज्यादा चीज है जो आप आने वाले टाइम में रिवॉल्यूशन देखने वाले हो। इंडियन गवर्नमेंट स्किल के लिए प्रमोट कर रही है, और चाह रही है कि आप अप्रेंटिसशिप लें, यानी कि आर्टिकलशिप फॉर सीए, इंटर्नशिप फॉर आपका इंजीनियर्स टाइप, एंड मेडिकल्स के लिए आपका हॉस्पिटल एक्सपोजर। ये सब अगर वर्क एक्सपोजर होगा आपके पास, देन यू विल बिकम मोर एम्प्लॉयबल। ये चीज है जो मिसिंग है अपने इंडिया में। और पता है इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो रूरल से, जैसा हमने देखा भी, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा भसड़ है, एक तरह से अगर मैं बोलूं कि जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग वहाँ एम्प्लॉयड है। और बिकॉज वो उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो उनके पास मजबूरी में उन्हें एग्रीकल्चर ही करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी लोग हैं जो इन सर्च ऑफ अदर वर्क्स, वो अर्बन एरिया में माइग्रेट करने लग जाते हैं। इस माइग्रेशन से क्या होता है, जो यहाँ अर्बन लोग पहले से ही थे उन पे ऑलरेडी जॉब की अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, तो उन पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर अलग से पड़ता है उनके ऊपर, रिसोर्सेज का प्रेशर अलग से, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और आप देख सकते हैं दिल्ली या अलग मेट्रो सिटीज में कितना ज्यादा रश क्रिएट हो जाता है, एक तरह से भसड़ मच जाती है पूरी तरह से, ना तो रहने के लिए जगह होती है, ना और ना ही प्रॉपर खाने पीने के लिए किसी को रिसोर्स मिल पाते हैं। तो और एक चीज और है जो आने वाले टाइम में फ्यूचर होगा अपने इंडिया का, लाइक इंडिया के स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, कि इंडिया को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब बोला जाता है। तो उसमें जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स के लिए काफी इनिशिएटिव ले रही है, लाइक स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब देखिए इसके बारे में बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर कोई एक बंदा या कोई पर्सन अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो दो चीज होती हैं, एक होता है एंट्री विंडो, एक होता है एग्जिट विंडो। एंट्री करना आसान है, कोई इन्वेस्ट कर दो, काम आसान कर दो, मतलब बैंक से लोन ले कर वगैरह वगैरह, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बट सपोज अनफॉर्चुनेटली दैट स्टार्टअप फेल्स, आप उसमें सक्सीड नहीं हो पाए, तो क्या आप वहां से बाहर कैसे आएंगे? एग्जिट विंडो नहीं है। आप सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में ही है, आप किसी बिजनेस को शुरू तो कर सकते हैं, बट इफ इट फेल्स, आपका दिवालिया निकल गया, लाइक जिसे हम बैंकरप्सी बोलते हैं, यू बिकेम बैंकरप्ट, तो देयर इज नो एग्जिट विंडो थ्रू विच यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट बिजनेस। इसके लिए इस स्कीम में एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, आपको 90 डे की एग्जिट विंडो दी जाती है। अगर आप 90 डे में आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस या स्टार्टअप काम नहीं करेगा, आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, देन यू कैन गो थ्रू दिस एग्जिट विंडो प्रोविजन एंड यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट, और आपको कोई लोन वगैरह का इतना इशू भी नहीं आएगा। ये अच्छा प्रोविजन है इस स्कीम से रिलेटेड। तो ये थोड़े मेजर रीजंस थे जिन पे मैं थोड़ा ध्यान बताना चाह रहा था कि ये इन पे। बट अगर मैं एक सबसे बड़ी चीज बोलूँ तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है, स्किल्स डेवलप करें। और स्किल्स में बहुत सारे ऑप्शन है यार, मतलब इसकी स्किल इंडिया मिशन तो अलग चीज हो गई, बट एनपीटेल कोर्सेरा काफी चीजें हैं जहाँ से आप कोई ना कोई कोर्स कर सकते हैं, स्किल गैदर कर सकते हैं। यूट्यूब यार सब कुछ ऑनलाइन का जमाना है, तो अगर आप अपने अंदर स्किल इंकलकेट करेंगे तो यू विल बिकम मोर एम्प्लॉयबल, एंड कंपनी आपको आसानी से हायर करेंगी। अब मैं थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव पे बात करना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस रिगार्डिंग में।
देखिए मैं आपको प्रेम्बल शेयर कर रहा हूँ, ये आप सभी ने अपने बचपन में या फिर किसी ना किसी बुक में जरूर देखा होगा। इसमें बस आपको ये चीज पढ़नी है, ये वाली चीज पढ़िए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो जो अपना प्रेम्बल है वो ये बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्राइव करेगी टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग एवरीवन। इक्वालिटी, अब आप ये बोलेंगे, कोई सोच रहा होगा कि इक्वालिटी हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोला है सब इक्वल होना चाहिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, तो फिर जो अपना एक रतन टाटा ले लेते हैं हम, टाटा ट्रस्ट है और एक मैं हूँ, मेरे पे तो इस पे तो कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है और मेरे पे कुछ नहीं है, तो कहाँ, ये तो बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है हम दोनों के बीच में, ये क्यों है? देखिए मैं एक क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज के लिए स्ट्राइव नहीं करता कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगा, ये वरना कम्युनिज्म हो जाता। ये नहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सोशलिज्म, या फिर जिसे बेस्ट डिस्क्राइब ये लाइन करते हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स टू से जितनी अपॉर्चुनिटीज रतन टाटा के पास है इतना अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज आर कॉमन मैन ऑल्सो हैव, हर किसी के पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, he or she can strive for the same and he or she can do something in this regard। तो ये है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का असली मीनिंग। अब एक और आर्टिकल में दिखाना चाहूंगा आपको, आपने डीपीएसपी का नाम पढ़ा होगा कभी बचपन में, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये भी। डीपीएसपी होता क्या है? डीपीएसपी बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि ये डायरेक्टिव्स देता है स्टेट को। स्टेट का मतलब मेरा सिर्फ यहाँ कोई राज्य से नहीं है, स्टेट में आपकी हर गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एटसेट्रा, ये सब स्टेट में आते हैं। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक डायरेक्टिव देता है डीपीएसपी के थ्रू स्टेट्स को कि आपको इस रिगार्ड में कोई रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, देखिए, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मिनिमाइज द इक्वलिटीज इन इनकम। आपको इक्वलिटीज मिनिमाइज, इनइक्वालिटीज मिनिमाइज करनी है इनकम में। मैं फिर से उस पर जाऊंगा, आपके कुजनेट्स की जिसकी मैंने बात की थी, या इनइक्वालिटी होती है या इनकम होती है आपकी। तो ये भी देख रहे हैं हम, अभी यहाँ लगभग यहाँ पहुंच गए हैं। अब जब हम यहाँ आएंगे ना, अब वी होप के कुजनेट्स कर्व का डाउन पार्ट अब हम देखने को मिलेगा हमें कि इनइक्वालिटी कम होने लग जाएगी, इनकम के रेस्पेक्ट में रिच एंड पुअर डिवाइड कम हो जाएगा। तो ये जो अपना प्रोविजन है हम इसको ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। एक चीज और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जिसके ऊपर डीपीएसपी बेसिकली वो होता है जिसका यूज करके आपने की गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है। तो इसमें एक और डीपीएसपी आपका लिविंग वेज, ये बोलता है कि जो भी कोई बंदा कोई काम करना चाह रहा है ना, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे आप कोई जॉब दें, ये गवर्नमेंट की बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास करा था जिसके आपका सबने सुना ही होगा नाम, मनरेगा, कि आपको कोई भी है, आपको 100 डे का लेबर मिल मतलब वर्क मिलेगा ही, ये आपका एक बेसिक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अगर आप पूरी तरह अनएम्प्लॉयड हैं और आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है तो आप स्कीम को वो ले सकते हैं। तो ना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बेसिकली ये अनस्किल्ड लेबर्स के लिए है। मैं पहले आपको एक कॉल का क्लियर कर दूं, अनस्किल्ड लेबर जिन पे कोई स्किल नहीं है और वो कोई जॉब चाह रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट की बाइंडिंग है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रमोट करने के लिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने के लिए हर किसी को, गवर्नमेंट को उन्हें जॉब देनी ही पड़ेगी। तो ये अपना थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव था रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्राइव करता है कि हर किसी को प्रॉपर ये सब मिले, जॉब वगैरह, और सब अच्छे से डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पाए। तो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, उसके मेन कॉजेज क्या क्या हैं, उसके इफेक्ट्स तो हम सबको ही पता ही है, पूरे इकोनॉमी डाउन चली जाती है, रिच एंड पुअर डिवाइड बढ़ता है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो अपना इंडियन गवर्नमेंट भी काफी अच्छे इनिशिएटिव ले रही है इससे डील करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड इंडियन गवर्नमेंट सोलली कुछ नहीं कर पाएगी, अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। बट एक जो बंदा है ना, एक जो पर्सनल बंदा है लाइक मी, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई जॉब चाहिए या फिर मुझे कुछ करना है, तो ही और शी कैन डू इट, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है आपको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ भी काम करने के लिए, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, सो यू कैन go for such things and you can acquire any skill. There are so many new initiatives and अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू गाइस। जैसे डिजिटलाइजेशन का यह इरा है, उसमें आपको काफी कुछ करने, मतलब सब कुछ घर बैठे मिल जाता है, तो कुछ भी आप सीख सकते हैं। और एक मैं अलग से बात थोड़ा करना चाहूंगा,
इंडस्ट्री 4.0 पे। ये बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब ये ऐसा है कि फ्यूचर है अपना। इसमें क्या क्या आता है, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 4th फेज चल रहा है हमारा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सबको काफ़ी ज़्यादा भाव दिया जा रहा है कि ये सब फ्यूचर है, इन सब में आपको काम करना चाहिए। ये सही है यार, मतलब अपन के लिए क्या होता है कि नॉर्मल जॉब, मतलब हमें मिल गया ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग कर ली हमने, इंजीनियरिंग में क्या टेक्निकल एजुकेशन ले ली, उससे हमें जॉब नहीं मिलेगी। बट हम अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेंगे और ये देखेंगे आजकल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की, क्योंकि बेसिकली एक इकोनॉमी जो है ना सिर्फ दो चीज़ पे वर्क करती है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर मैच होना चाहिए, तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि अभी डिमांड में सबसे ज़्यादा क्या है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की नई नई टेक्नोलॉजी। सो वी कैन एक्वायर देम, हमें उनको उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी अब इसी के लिए स्ट्राइक करी है। जैसे मैंने बताया, ऑटोमेशन का जमाना है, मैनुअल लेबर पूरी फेज आउट होने वाली है थोड़े टाइम में। तो आपका स्किल ही है, ये ज़्यादा जो डिमांड में स्किल है यही है जो आपको जॉब दिलाने वाली है। तो आपको इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, जैसे इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर मैं बोल रहा था। तो वही है कि थोड़ा आप देखिए कि के आसपास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, उन पे वर्क करिए, स्किल्स एक्वायर करिए। स्टार्टअप यू कैन स्टार्ट, इसका भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है इंडिया में। ये है जो मतलब एक बूम लाने वाले हैं अपने इकोनॉमिक सेक्टर में। ये जो बाकी जो कन्वेंशनल जॉब्स थी ना, ये थोड़ा फेज आउट ही होने वाली हैं और काफ़ी हद तक हो ही चुकी हैं। तो ये था थोड़ा हमने जो आज अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया। और अगर आपको सेशन पसंद आया और आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं सच डिस्कशन, सो दोज हु आर नॉट join that session, join the Facebook group yet, they can join. We are providing you link in the description chat box. आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाए, अपडेट्स मिलती जाए कि कब क्या सेशन हो रहा है किस रिगार्डिंग में। और हम थोड़ा लाइफ स्किल्स के ऊपर भी सेशंस लेंगे, नॉट ओनली अवेयरनेस के ऊपर। सो वी नीड योर रिस्पॉन्स ऑल्सो। आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, वी विल वर्क ऑन द सेम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टाइम बिंग। Thank you everyone. Take care. Stay safe.